हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई राहुल सर पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल पे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने लोग जुड़े हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी जो क्लास वो स्टार्टिंग हो रही हैं और प्रॉपर क्लासें आएंगे, ठीक है। अभी हमारा जो ब्रेक रहा है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास रहेगी राज्य व्यवस्था, संविधान, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पॉलिटी को हम हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं, ठीक है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज भाग एक से। भाग एक से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग एक से स्टार्ट कर रहे हैं और भाग एक में हम देखेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग एक में चैप्टर का नाम है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों ये जैसे मैंने लिखा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो संघ से क्या मतलब है? इसका कोई मतलब तो होगा। संघ का मतलब है सर शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अच्छा, ये संघ शब्द है, ये हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ संविधान से? कनाडा के संविधान से। तो अब भाग एक में जो टोटल अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4। तो हम आज ये सारे आर्टिकल अनुच्छेद कवर करेंगे। सारे आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, जो हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बात की गई है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जैसे संविधान में भारत और इंडिया दो शब्दों से मतलब क्या है? दो शब्दों से सर मतलब ये है कि जब संविधान सभा जब इन नामों पे चर्चा कर रही थी तो कुछ लोगों का मत था कि भारत नाम रखा जाए, जो पुराने टाइप के लोग थे, और जो मॉडर्न टाइप के लोग थे, आधुनिक टाइप के, वो इंडिया की मांग कर रहे थे। तो दोनों शब्द को अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघ शब्द में बता ही चुका हूं, शक्तियों का विभाजन है इसका मतलब। और जो संघ शब्द है कनाडा से लिया गया। इसमें टोटल आर्टिकल मैंने बताया आपको 1 से 4 है भाग एक में। और भाग एक में हम पहला आर्टिकल देख रहे हैं। पहले आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये समझ में आया? राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो इंडिया और भारत और ये राज्य, इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हम तुलना करके देखें अमेरिकी संविधान से, तो वहां पर राज्य और केंद्र के बीच में
शक्तियों का मतलब विभाजन नहीं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य और केंद्र के बीच में डिवाइडेशन किया गया शक्तियों का। इसलिए कहा गया है कि ये अविभाज्य संघ है, यानी विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 2 पे। अनुच्छेद 2 में बात की गई है कि संसद जो है किसी नए राज्य का गठन वो उसका प्रवेश कर सकती है। संसद किसी नए राज्य का गठन वह प्रवेश कर सकती है। और सर संसद किसी नए राज्य का गठन व प्रवेश कर सकती है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि संसद को ये अधिकार है कि वो किसी नए राज्य को जो संघ में शामिल नहीं है उसको उस नए राज्य का गठन कर सकती है। जैसे हम देखें दमनदीप और गोवा जो भारत के पार्ट नहीं थे, उनको शामिल किया गया नए संघ में। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के तहत? 2 के तहत। आया समझ में? अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 को, अनुच्छेद 3 को। जैसे मैं कभी कभार आर्टिकल बोल देता हूं तो आपको उसमें डाइवर्ट वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं और हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर कभी आर्टिकल बोल देते कि मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ वो उससे आर्टिकल और अनुच्छेद से, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में बात की गई है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र को घटा सकती है, वो उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ठीक है, देखते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, तथा उसके जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र को कम घटा सकती है, बढ़ा सकती है। कौन? संसद। उसके क्षेत्र को घटा सकती है तथा बढ़ा सकती है। ठीक है, देखो इस संसद को अधिकार दिया गया कि वो किसी जिस राज्य से संबंधित परिवर्तन हो रहा है उसके क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है,
उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अब मैं जैसे बात कर रहा था संघ की, तो संघ में तो शक्तियों का विभाजन था। अब यहाँ तो एकाधिकार हो गया कि संसद को अधिकार है प्रॉपर को उसके नाम में परिवर्तन कर रही। जी सर, उसके नाम यहाँ पर एकाधिकार है, इसीलिए हमारे संविधान को अर्धसंघीय बोला है विदेशी जो राइटर है, कि जहां जरूरत है वहां संघ की जगह पर एकाधिकार संसद को दे दिया गया है, अर्धसंघीय हो गया, इसका मतलब ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया आपको आर्टिकल 2 व 3, 2 व 3 से संबंधित जो परिवर्तन हो रहा है वो संसद को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया तो होगी। जी, प्रक्रिया है। प्रक्रिया है कि जिस नाम से संबंधित जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित परिवर्तन जो हो रहा है उस राज्य से मत जानने के लिए प्रस्ताव भेजता है सीमित समय में, लेकिन उसके प्रस्ताव को जो मत भेजा उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे जो भी हो। लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ पर मैंने जैसे बोल दिया उसका एक अधिकार है, शक्तियों का विभाजन है, वो छिड़ हो गया। ठीक है, प्रक्रिया राष्ट्रपति जिस राज्य से संबंधित परिवर्तन हो रहा है उसके विधानमंडल को प्रस्ताव भेजता है। लेकिन उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसके सुझाव कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। ठीक है गाइस, अब जैसे हमने देखा संसद को यह अधिकार दिया गया कि किसी राज्य के नाम से परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रों को घटा सकती है तथा बढ़ा सकती है। ये आर्टिकल हमने 3 में देखा। 2 में हमने देखा किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, वह उसका प्रवेश कर सकती है। ये 2 आर्टिकल की बात मैं कर रहा हूं, जिस राज्य से संबंधित जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब जो परिवर्तन हो रहा है तो वो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जिस राज्य से संबंधित जो परिवर्तन हो रहा है उसके विधानमंडल को प्रस्ताव भेजता है, लेकिन उसके सुझाव को उस राज्य के विधानमंडल के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इसके जो अधिकार हैं वो सर्वे सर्वा है, एकाधिकार हो गया संघीय से। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 4 पर, अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 दोस्तों, ये जो 4 के बारे में मैं बता रहा हूं ये लूसेंट में कहीं नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये है, और ये पेपर में आप देखो कैसा बहुत डीपली पढ़ा रहे हो, डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर में पूछ सकता है। ठीक है,
अनुच्छेद 4 में बात की गई है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मैंने 2 में और 3 में उपर्युक्त दो अनुच्छेद 2 व 3 से संबंधित जो मैंने अभी बताया, वो परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया से होगा, वो आर्टिकल 4 में दिया गया है। प्रक्रिया कौन सी होगी सर? प्रक्रिया ये होगी कि वो साधारण प्रक्रिया से होगा, न कि संविधान संशोधन 368 के तहत। उपर्युक्त अनुच्छेद 2 व 3 से संबंधित परिवर्तन साधारण प्रक्रिया से होगा, न कि संविधान संशोधन 368 के तहत। ये साधारण प्रक्रिया से होगा, इस प्रक्रिया से नहीं होगा। मेरा कहने का पर्पज ये है। अब कहोगे सर साधारण प्रक्रिया और संविधान संशोधन 368 क्या है? ये भी संविधान संशोधन है, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। संविधान संशोधन वैसे तो 2 तरह के होते हैं, लेकिन ये 368 वाले, लेकिन संविधान संशोधन 3 तरह के होते हैं। ये साधारण प्रक्रिया होती है, एक संविधान संशोधन 368 होता है, एक विशेष संविधान संशोधन 368 होता है, जिसे हम आगे पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। ठीक है।